नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम भूगोल का अन्य विषयों के साथ में संबंध पढ़ रहे थे। पिछले भाग में हमने भूगोल का समाजशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान के साथ, जनांकिकी के साथ आदि विषयों के साथ में संबंध पढ़ा था। इस क्लास में हम भूगोल जो भारत में, प्राचीन भारत में भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत जो प्राचीन मानव उद्भव के केंद्र रहे हैं या सभ्यताओं के विकास के जो प्राचीनतम उद्गम स्थल हैं उनमें से भारत एक है। यानी मानव सभ्यताओं के मानव सभ्यता का उद्गम स्थल ये रहा है। यानी प्राचीन काल से ही के मानव सभ्यताओं के उद्भव का जो केंद्र रहा है वो भारत को हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो पश्चिमोत्तर भारत विशेषता है। पश्चिमोत्तर जो भारत है पश्चिमोत्तर भारत सभ्यता के उद्गम का केंद्र कह सकते हैं हम। अब भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में लगभग ईसा से 3000 से 1500 वर्ष पूर्व क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ था। यानी यहाँ पर जो सभ्यता थी 3000 से लेकर लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व, तो यहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी। वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ईसा से लगभग 3000 से 1500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है वो पश्चिमोत्तर भारत में देखने को मिलता है। अब इस समय में जो यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई जो की गई है उनसे यह पता चला कि ये जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, यानी भग्नावशेष कह सकते हैं, साक्ष्य कह सकते हैं, तो उनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक विकसित सभ्यता थी, यानी उसका अच्छा विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको जो नगर थे उनके विशेषता वो नियोजित ढंग से बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें अग्रणी थी? नगर नियोजन में अग्रणी थी। यानी इसमें नगर नियोजन का हमें अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ की सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था है, मकानों की बसावट है, यानी नगर नियोजन बहुत ही अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। यानी लगभग ईसा से 1500 वर्ष पूर्व यह अपनी उन्नत अवस्था में कही जा सकती है। अब इसके उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नाल जो केंद्र है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और नाल। अब ये प्राचीन भारत की हम बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत में आते हैं। अब इनके जो अधिकांश हिस्से वो कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो अवशेष मिले, यानी मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और नाल जो क्षेत्र है वहाँ से जो अवशेष देखने को मिले, तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं उनका
नगर विन्यास, यानी नगर विन्यास देखने से ये पता चलता है कि ये सभ्यता है वो उस समय अपने विशेषतः नगर नियोजन में बहुत ही विकसित थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन, इसके अलावा यातायात, इसके अलावा व्यापार, ये जो चीज़ें हैं, नगर नियोजन है, नगर विन्यास है, किस प्रकार से नगर की बसावट है, उसमें गलियों का, सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, जल निकासी के लिए नालियाँ वगैरह किस प्रकार से बनाई जाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था और नगर में व्यापार, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके उदाहरण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ से जो भग्नावशेष या अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ उसमें जो लोग रहते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नगर विन्यास का, प्रशासन का, यातायात का, व्यापार का अच्छा ज्ञान था, यानी इसकी जानकारी वो रखते थे। इस प्रकार से क्या है, प्राचीन भारत में भी भौगोलिक ज्ञान है वो विकसित था। अब इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको मैदानी प्रदेशों का, नदी घाटियों का और अपने आसपास की जो प्राकृतिक वनस्पति है, मैदान, नदी, घाटी और जो वनस्पति है उनका उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र में उनको अच्छा ज्ञान था। और इसी के साथ ये क्या है, कृषि, पर्यावरण, उद्योग धंधे एवं व्यापार से भी संबंधित ज्ञान ये रखते थे। किसका ज्ञान रखते थे? कृषि, उद्योग, कुटीर और व्यापार आदि चीज़ों की जानकारी भी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को थी। यानी वो कृषि भी कार्य भी करते थे, उद्योग भी कुटीर उद्योग के रूप में वहाँ पर स्थापित थे और व्यापार भी उनके द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार क्या है, वो अपने आसपास के क्षेत्र का अच्छा ज्ञान रखते थे। अब इनके बाद में जो वैदिक काल आता है, यानी लगभग ईसा से 15 से 1000 वर्ष पूर्व जो काल आया था वह था वैदिक काल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनको भी भौगोलिक ज्ञान था अपने क्षेत्र का अच्छा। उसके बाद वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की, उपनिषदों की जो रचना की गई उनमें भी भौगोलिक ज्ञान अपने देखने को मिलता है। यानी ईसा से लगभग 1000 से लेकर के 600 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें रामायण है, महाभारत है आदि में जो विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल है या फिर जो विभिन्न प्रकार जो राजा महाराजा थे उनकी यात्राओं में, वहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? भौगोलिक वर्णन देखने को मिलते हैं। वैदिक काल के ग्रंथों में जैसे रामायण है, महाभारत है, तो इनमें क्या है, हमें उन अपने आसपास के क्षेत्रों के भौगोलिक जो ज्ञान है वो देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से जो मौर्य काल, उससे अगर हम आगे वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, यानी उसके पश्चात जो काल आया जैसे मौर्य काल, गुप्त काल है, तो उनमें भी क्या है, विभिन्न विद्वानों ने अपनी जो भौगोलिक जानकारियां हैं वो अपने ग्रंथों में लिखी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भग्नावशेष मिलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी लोगों को भौगोलिक ज्ञान था। अब वैदिक काल में जो ग्रंथ मिले, रामायण महाभारत हैं, उनमें भी भौगोलिक जानकारियाँ यात्राओं के माध्यम से दी गई हैं, या तीर्थ स्थलों, राज्य विस्तार की कथाएँ हैं, तो ये जो या सामाजिक वर्णन दिए गए हैं, तो उनसे हमें विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तत्वों की जानकारी मिलती है। जैसे रामायण में विभिन्न प्रकार के वनों का जिक्र किया गया है, पर्वतों का जिक्र किया गया है, तो उनसे हमें क्या पता चलता है, वो एक प्रकार से भौगोलिक ज्ञान है। हालांकि
भूगोल विषय को यहाँ पर अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन भौगोलिक जानकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लोगों को भी अपने आसपास के क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी अच्छी खासी थी। यानी वहाँ से भौगोलिक ज्ञान का भारत में क्या होता है, प्रारंभ हम कह सकते हैं। इसके बाद मौर्य काल और गुप्त काल में भारत में भूगोल और खगोल से संबंधित क्या है, अनेक विश्लेषण और जो अन्वेषण हुए थे। मौर्य काल और उसके बाद गुप्त काल में भूगोल और खगोल से संबंधित अनेक अन्वेषण हुए थे। विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो इस समय में विकसित हुई थी। यानी इस समय जो विद्वान थे उन्होंने भूगोल एवं खगोल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां या विभिन्न प्रकार की खोज इस समय की थी, और उनका भौगोलिक ज्ञान है वो एक प्रकार से अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। उन्होंने भूगोल से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त की थी। अब जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानी जो थे वही प्रमुख अध्येता थे, वही अन्वेषण करता थे, वही सबसे जो विद्वान एक प्रकार से सबसे माने जाते थे समाज में। तो ज्ञानदाता वही थे, शिक्षक वही थे, शोधकर्ता वही थे, और अन्वेषणकर्ता शोधकर्ता जो भी थे ज्ञानी थे वो ऋषि एवं मुनि होते थे, वही होते थे। तो उन्होंने वो क्या अपने आश्रम में रह करके विभिन्न प्रकार की जो ज्ञान है वो प्रदान करते थे। अब प्राचीन सभ्य जो भारतीय विद्वान है उन्होंने पृथ्वी की गोल आकृति, इसके अलावा पृथ्वी का घूर्णन है, चंद्रमा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण है, आदि चीज़ों के बारे में अपनी जानकारियाँ प्रदान की थी। इसके अलावा जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा उस समय प्रदान की गई थी। यानी मौर्य काल एवं गुप्त काल में अनेक जो विद्वान हुए उन्होंने अपने ग्रंथों में ये जानकारियाँ प्रस्तुत की थी। इसके अलावा सौरवर्ष है, चंद्रवर्ष, ऋतु परिवर्तन, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ों के बारे में उनके द्वारा जानकारियाँ दी गई थी। इसके अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, ग्रह विन्यास आदि का भी उन्होंने वर्णन किया था। यानी ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में विशेषतः सिंधु घाटी सभ्यता काल और वैदिक काल में जो भौगोलिक वर्णन मिलते हैं वो हालांकि अन्य एक उपनिषदों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें भूगोल एक विषय के रूप में अलग से स्थापित नहीं था, लेकिन भौगोलिक ज्ञान उनमें हमें भरपूर देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि विशेषतः जो मौर्य काल और गुप्त काल हैं उस समय जो विद्वान हुए जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से अपने खगोलीय ज्ञान और भौगोलिक ज्ञान को प्रस्तुत किया, तो उनके बारे में यानी भारत के जो प्राचीन भूगोलवेता हैं उनके बारे में अब पढ़ेंगे। गुप्त काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल में भी भूगोल एक अलग विषय के रूप में विकसित नहीं हुआ था, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अपने ग्रंथों में पृथ्वी की गति है, सूर्य चंद्र ग्रहण है आदि का जिक्र उन्होंने किया है। तो प्राचीन भारत के भूगोलवेता, हाँ, प्राचीन भारत के भूगोलवेताओं की हम बात करें तो हम इसे जो विश्व के प्राचीनतम ज्ञान है वह भारतीय के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिलता है, या जो ग्रीक रोमन भूगोलवेता थे या जिन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया वहाँ से हमें इनके भौगोलिक वर्णन है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि इस समय में क्या है, भूगोल एक अलग विषय नहीं था, इसको क्षेत्र शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, यानी क्षेत्र विशेष की जानकारी देने वाले शास्त्र के रूप में इसको पढ़ा जाता था। अपने आसपास की जो विभिन्न भू उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सबकी जानकारी थोड़ी थोड़ी उनमें दी होती थी। तो अब जैसे सबसे पहले हम अगर मौर्य काल से प्रारंभ करें तो सबसे पहले जो भूगोलवेता या विद्वान का नाम आता है वो हैं कौटिल्य। इनको चाणक्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उसके गुरु भी थे। यानी चाणक्य या जो कौटिल्य हैं वो, इनको चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये
चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके प्रधानमंत्री भी थे और उनके गुरु भी थे। और इनके द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा एक रचना की गई थी। अब चंद्रगुप्त की हम बात करें तो चंद्रगुप्त का कार्यकाल जो रहा वो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व रहा था। 322 से 298 ईसा पूर्व। तो चाणक्य या कौटिल्य कौन थे? प्रधानमंत्री थे इसके और इसके गुरु भी थे। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने जो दक्षिणी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध हैं उनकी विवेचना इनके द्वारा की गई थी। तो विशेषतः तो ये राजनीति एक प्रकार से इसका मुख्य विषय रहता है, लेकिन इसमें इसके अलावा प्राचीन भारत की जो कृषि व्यवस्था है, इसके अलावा औद्योगिक व्यवस्था जो है यानी कृषि व्यवस्था एवं औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा व्यापार या व्यापारिक मार्गों का भी इनके द्वारा वर्णन किया गया है। व्यापारिक मार्ग, तो व्यापारिक मार्गों का वर्णन भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा किया गया है। तो ये अर्थशास्त्र को राजनीतिक भूगोल से संबंध महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ हमें प्राप्त होती है। राजनीतिक भूगोल से संबंधित यानी राज्य की सीमा, उसके बाद राज्य की विदेश नीति है, इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो हमें अर्थशास्त्र से देखने को मिलती हैं। तो इसको हम राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु के रूप में देख सकते हैं। यानी पहले जो विद्वान जहाँ से अगर हम देखें भूगोल के, हालांकि इस समय भी भूगोल एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, क्षेत्रशास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन इनके जो अर्थशास्त्र में कृषि व्यवस्था जो कि हम कृषि भूगोल में पढ़ते हैं, औद्योगिक व्यवस्था जो कि हम आर्थिक भूगोल में पढ़ रहे हैं, औद्योगिक भूगोल में पढ़ते हैं, व्यापारिक मार्ग, परिवहन, ये सब चीज़ें हम भूगोल की विषय वस्तु के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ से इनके ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो चौथी सदी ईसा पूर्व थे, इसके अलावा इसी चौथी सदी ईसा पूर्व में अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट नाम विद्वान जो कि पाटलिपुत्र में जिनका जन्म हुआ था, वो भी भारत के प्रमुख प्राचीन भूगोलवेताओं में सम्मिलित होते हैं। आर्यभट्ट, अब आर्यभट्ट ने भूगोल से संबंधित विशेष जानकारियां प्रदान की थी, जिसमें इन्होंने जो पृथ्वी की आकृति है उसको गोलाभीय बताया यानी स्फेरिकल बताया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति को गोलाभीय बताया। यानी आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, स्फेरिकल है, गोलाभीय है, जो कि वर्तमान में भी क्या है, गोलाभीय या स्फेरिकली पृथ्वी की आकृति है वो मानी जाती है। इसके बाद इन्होंने पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी की परिधि की भी गणना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। पृथ्वी का व्यास एवं परिधि की गणना, तो इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गोलाभीय बताया, पृथ्वी के व्यास एवं परिधि की गणना की, और इनके द्वारा जो पृथ्वी की परिधि की गणना की गई है वो वर्तमान के लगभग है। यानी वर्तमान में जो पृथ्वी की परिधि है उसके लगभग इन्होंने उस समय पृथ्वी की परिधि बताई थी। उस समय उन्होंने क्या है, पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील, 24,835 मील उनके द्वारा पृथ्वी की परिधि बताई गई थी, जो कि वर्तमान आकलन है जो कि 24,901 है। तो ये लगभग क्या है, बराबर है। ये कह सकते हैं हम आर्यभट्ट का जो पृथ्वी या भौगोलिक ज्ञान था वो एक प्रकार से चरम स्तर पर था। अत्यधिक जानकारी उनको हम भूगोल की कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय यानी वर्तमान में हमने जो
विभिन्न विकसित यंत्र विकसित किए हैं और जो तकनीकें विकसित की हैं उसके माध्यम से जो पृथ्वी की परिधि निकाली गई है वो 24,901 है और उनके द्वारा जो परिधि निकाली गई थी वो थी 24,835 मील। तो ये क्या है, लगभग इन्होंने उस समय सही आकलन करके बताया था। इसके अलावा उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण भी उन्होंने बताया था। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का कारण, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का कारण इन्होंने क्या बताया था, स्थिति में परिवर्तन, यानी किसकी, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इनकी स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण इन्होंने क्या है, जो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का जो कारण था वो इन्होंने बताया था कि इनकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती जो स्थितियां हैं उसके कारण ही क्या है, जो ग्रहण है वो होता है। और उन्होंने प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है जिससे क्या होता है, चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाएगा, बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो चंद्र ग्रहण है वो हो जाता है। इस प्रकार क्या इन्होंने सूर्य जो पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति है उनके बदलने के कारण इन्होंने क्या बताया था कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, पृथ्वी एवं चंद्रमा की बदलती स्थिति। तो ये इस प्रकार से इन्होंने क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के जो ग्रहण है उनके कारण के बारे में बताया, पृथ्वी की आकृति को गोलाभीय बताया और पृथ्वी का व्यास एवं पृथ्वी की परिधि की गणना भी आर्यभट्ट के द्वारा की गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट को का जो भौगोलिक ज्ञान है वो उच्च कोटि का था। उन्होंने भूगोल के में अपना महत्वपूर्ण जो ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे। इसके अलावा जो अन्य विद्वानों में जो आते हैं उनमें है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने खगोल विज्ञान या खगोल जो ज्ञान था उससे संबंधित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथों की रचना की थी और इन्होंने खगोल संबंधी उसमें कुछ विशेष जानकारियां प्रदान की थी और पृथ्वी की व्यास के बारे में भी इन्होंने बताया था। एक तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ब्रह्म सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के व्यास की इन्होंने गणना की थी, यानी पृथ्वी के व्यास के बारे में इन्होंने बताया था। इसके अलावा जो अन्य विद्वान हैं उनमें आते हैं वराहमिहिर। इन्होंने भी अपने सिद्धांतों में खगोल विज्ञान से संबंधित वर्णन किए हैं। इसके अलावा कालिदास हैं जिन्होंने जलवायु से संबंधित यानी ऋतुओं से संबंधित वर्णन किए हैं। धन्वंतरी, इन्होंने प्रकृति से संबंधित यानी वनस्पति से संबंधित वर्णन किए हैं। इसके अलावा भास्कराचार्य, तो ये प्रमुख विद्वान प्राचीन भारत के हैं जो कि प्राचीन भूगोलवेत्ता भी इनको हम कह सकते हैं। तो इन्होंने जो भास्कराचार्य हैं इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में भी इन्होंने बताया था। पृथ्वी को गोल बताया, आकर्षण शक्ति के बारे में बताया, और इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री या अंशों में भी इन्होंने विभाजित किया था, जिसके आधार पर स्थितियों के निर्धारण का प्रयास भी भास्कराचार्य के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो
चाणक्य से लेकर के आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, धन्वंतरी और भास्कराचार्य जो विद्वान हैं, ये भारत के प्राचीन भूगोलवेता एक प्रकार से इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण है, तो इनके बारे में, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ प्रदान की और अपने क्षेत्र विशेष के संबंधित जो पर्वत, पठार, मैदान आदि जो थे यानी स्थलाकृतियाँ थी, उनका भी इनके द्वारा वर्णन किया गया। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में इनके द्वारा वर्णन किया गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राचीन जो भारतीय विद्वान थे उनका भौगोलिक ज्ञान जो था एक प्रकार से उच्च कोटि का भौगोलिक ज्ञान था। अब अगले अध्याय में हम जो प्राचीन या वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार के पर्वत, इसके अलावा द्वीप वगैरह का जो वर्णन किया गया है, नदियों का जो वर्णन किया है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।